हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 129 बनाएंगे। अभी तक हम इनके 128 वीडियो बना चुके हैं, 128 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा, आपके काम आए होंगे। यदि अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर यह वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले डालना होता है हमको क्रमांक, जैसे मैंने डाला है। हमारी ये पाठ्य योजना क्रमांक 129, तो हमने 129 डाला। आपका जो भी 1, 2, 5, 10 जो भी क्रमांक हो वो डालिए। उसके बाद इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना होता है जिसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ये हम कॉपी में भी लिखते हैं और जब क्लास में प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे भी ब्लैक बोर्ड पे हम ये सब लिखते हैं। तो छात्र अध्यापिका के नाम में आपको अपना नाम लिखना है। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम लिखना है। हो सकता है आपके महाविद्यालय में ही प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाए तो आपको यहाँ पे अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 9 का प्रकरण है, आप इसे 10 में भी बना सकते हैं क्योंकि ये व्याकरण का है। वचन और उसके भेद ये हम 10वीं में भी पढ़ाते हैं और 9वीं में भी पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद विषय, जैसे मैंने आपको बताया हिंदी। उपविषय है व्याकरण। दिनांक जब भी प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी पीरियड में पढ़ाएं, समय 35 या 40 मिनट जितने का भी आपका पीरियड लगता हो। और प्रकरण है हमारा वचन और उसके भेद। तो ये यहाँ पे हमने ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब हम क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं तब आपको, जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको प्रकरण लिखना होता है। तब तक आप जाते से ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं और इसको आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, जिसमें कि जब आप टॉपिक को बोलेंगे कि आज हम वचन और उसके भेद पढ़ेंगे तब आपको यहाँ डालना है। क्योंकि हम यदि पहले से ये डाल देते हैं तो हमारे प्रस्तावना प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। फिर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कि हम हिंदी सब्जेक्ट और व्याकरण क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो हमारे सारे हिंदी विषय के सामान्य उद्देश्य एक समान होंगे, इसलिए हमने यह पूर्वानुसार लिखा है। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो से देखकर या हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप से देखकर सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको वो लिखना होता है कि हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, यानी हम वचन और उसके प्रकार क्यों पढ़ा रहे हैं, तो वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है विद्यार्थियों को वचन का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को इस बात से अवगत कराना कि अध्ययन ज्ञान विज्ञान का साधन है, विद्यार्थियों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये हो गए हमारे इस टॉपिक के विशिष्ट उद्देश्य। इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, हमने 4 लिखा, आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री। जो भी टीचिंग एक्ट आप यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसके अलावा भी कुछ इस्तेमाल करते तो वो यहाँ पर मेंशन करना होगा आपको। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे लेसन प्लान पे। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थियों को क्या आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी वचन के विषय में सामान्य रूप से पूर्व से परिचित है, यानी वो पहली कक्षाओं में भी इससे पहले जो कक्षाएं थी उनमें भी वचन पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। यहाँ पे हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, क्रमांक का, छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। इसको आप छात्र अध्यापिका प्रश्न और विद्यार्थी प्रश्न या छात्र अध्यापिका व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार भी हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आप टीचिंग एक्ट के द्वारा कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिखकर, कोई कहानी सुना, किसी भी तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम उनको कार्ड या फिर प्रत्यक्ष रूप से फूल दिखाकर ये प्रश्न करेंगे कि ये कितने फूल हैं, तो बच्चे बताएंगे 1 फूल है। आप इसको कार्ड शीट पर बनाकर भी ले जा सकते हैं और सामान्य रूप से हाथ में फूल पकड़कर भी बता सकते हैं। फिर ये कितनी पेंसिल है, उसके लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करके पूछ सकते हैं। 3 पेंसिल हाथ में ले लीजिए तो बच्चे बताएंगे देखकर 3 पेंसिल हैं। कुछ पुस्तकें लाओ में कितनी पुस्तकें हैं, तो कई पुस्तकें हैं। इस तरीके से आप उनसे प्रश्न करेंगे जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि जो शब्द संख्या यानी वस्तु की संख्या बताए उसे क्या कहते हैं। तो ये वो इस तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसी के साथ हम कहेंगे उद्देश्य कथन कि आज
हम आपको वस्तु की संख्या अर्थात वचन के बारे में बताएंगे कि जो भी शब्द संज्ञा शब्द या वस्तु की जगह संख्या बताते हैं वस्तु की, उनको हम वचन कहते हैं और उसी के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको किसी भी तरीके से कह सकते हैं, जैसा भी आपको आए कहना, यानी कि जैसा भी आपको लगे कि हम बच्चों को कहेंगे तो ये प्रभावशाली रहेगा, उस तरीके से आप उद्देश्य कथन बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पर इसी समय प्रकरण की जगह जहाँ हमने खाली छोड़ने बोला था आपसे, वो आप फिल कर देंगे। फिर निर्देश, छात्राध्यापिका सभी छात्र एवं छात्राओं को अपनी पाठ्य पुस्तक में वर्णित वचन के बारे में बताएंगी। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका शुद्ध स्पष्ट रूप से प्रस्तुत व्याकरण का आदर्श वाचन करेंगी। फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। चाहे तो आप इसको कॉलम में भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट भेजा था हमको एक सब्सक्राइबर ने कि इस तरीके से फॉर्मेट पे बनाइए मैडम, तो मैंने उस तरीके से बनाया है। चाहे तो आप आदर्श वाचन और निर्देश यहाँ कॉलम में भी अंदर बना सकते हैं शिक्षण बिंदु में लिखकर। फिर प्रस्तुतिकरण, जैसे हमारा अगला पॉइंट है, तो उसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि और विद्यार्थी क्रिया। आप चाहें तो श्यामपट्ट कार्य का कॉलम भी बना सकते हैं, हम बाद में इसका प्रारूप लगाते हैं सारांश में। आप चाहें तो बना सकते हैं, उसमें सिर्फ सारा जगह वो खाली रहता है, सिर्फ आप उस पर शब्दार्थ लिखने के काम पे ही आता है, क्योंकि जो विद्यार्थी क्रिया है और छात्र अध्यापिका क्रिया है वही हमारा ब्लैक बोर्ड कार्य भी होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें वचन एवं वचन के प्रकार। छात्र अध्यापिका परिभाषा बताएंगी कि संज्ञा के जिस रूप में से एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे हमारी व्याख्यान विधि रहेगी। कथन विधि का द्वार भी हम बच्चों को बताएंगे, तो आप कथन विधि भी यहाँ पर लिख सकते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, इधर आप चार्ट बनाकर ले जा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। तो प्रदर्शन विधि आ जाएगी आपकी। यहाँ पे वचन के भेद कितने होते हैं, एक वचन बहुवचन, आप उसका कुछ एग्जाम्पल भी चार्ट में लिख कर ले जा सकते हैं। फिर एक वचन के बारे में बताएंगे कि संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का बोध होता है वो एक वचन कहलाता है, जैसे पुस्तक, मेज, माला, चिड़िया आदि। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अर्थकथन विधि का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। बहुवचन बताएंगे कि संज्ञा के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है, जैसे पुस्तकें, मेजें, मालाएँ, चिड़िया। यहाँ व्याख्यान विधि का इस्तेमाल है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम क्या करते हैं, जब उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं तो कुछ प्रश्न करते हैं, तो उनको हम बोध प्रश्न बोलते हैं यहाँ, लेकिन हम उनके कुछ विकास के लिए प्रश्न करते हैं तो उनको विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे कि वचन किसे कहते हैं, तो संज्ञा के जिस रूप में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल करेंगे। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे 2 प्रकार के। लड़कियाँ पुस्तकें में कौन सा वचन है, तो ये वो नहीं बता पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उनसे वचन के परिवर्तन का नियम बताएंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया सभी में वचन के आधार पर परिवर्तन होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये हम उनको बताएंगे, जैसे संज्ञा में लड़का है तो लड़का का लड़के हो जाएगा, सर्वनाम में वह का वे, इस तरीके से हम उनको बताएंगे। विशेषण है तो अच्छा से अच्छे हो जाएंगे। इस तरीके से आप इनको सबको ब्लैक बोर्ड पर उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कुछ प्रश्न पूछ लेंगे आप कि इस वचन के भेद बताइए, और चोर चोरी करता है में कौन सा वचन आएगा, इस तरीके से आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। बिल्लियाँ भागती हैं में कौन सा है, तो ये समस्यात्मक लिख दिया है मैंने। क्यों, क्योंकि आप को कुछ प्रश्न ऐसे भी करने होते हैं जो बच्चे सभी नहीं बता पाएंगे, तो आप उनको उसको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पे आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, यानी हमने जो पढ़ाया समझाया उनको कितना समझ में आया उसके लिए हम कुछ प्रश्न करते हैं, तो ये होते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप उनसे पूछेंगे एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, किस आधार पर वचन में परिवर्तन होता है। इस तरीके से आप उनसे प्रश्न करेंगे और बच्चे उत्तर देंगे। ये मूल्यांकन प्रश्न आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी और आप उनसे लगातार प्रश्न पूछ पाएंगे। बच्चों से आपका नियंत्रण नहीं जाएगा। फिर आता है उसके बाद श्यामपट्ट कार्य या प्रारूप, यानी कि हमने जो भी कार्य बच्चों को कक्षा में कराया श्यामपट्ट, वो आपको इस तरीके से प्रारूप बनाकर लगाना होता है कार्ड शीट पर। यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन जो आपने सबसे पहले भरा हुआ है वही लिखना होता है, और कुछ एक शिक्षण बिंदु या
डायग्राम जो आप ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे वो आपको यहाँ पे बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। फिर उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य में हम उन्हें होमवर्क देंगे। पिछले दिन का होमवर्क भी हमको चेक करना है। क्यों? क्योंकि हम यदि चेक नहीं करेंगे तो वो अगले दिन नहीं करके लाएंगे। हमको महाविद्यालय में ऐसे ही कक्षा में पढ़ाने के लिए बोला जाता है कि आपको लगातार कुछ लेसन पढ़ाने होते हैं, तो एक ही कक्षा में आप पढ़ाते हैं। तो यदि आप पिछले दिन का होमवर्क चेक नहीं करेंगे तो बच्चा अगले दिन भी कर कर नहीं लाएगा। इसलिए आपको होम गृह कार्य भी देना है और गृह कार्य चेक भी करना है। इसको भी आप लपेट श्यामपट पर लिख कर ले जा सकते हैं और वहाँ पर टांग दे, और जैसे ही वो लिख ले उसको उतार कर रख दे। उसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। इसमें जो भी पर्यवेक्षक होता है आपको टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुझाव की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।